वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख थी तथा इसमें बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। 1874 ईस्वी में असम बंगाल से अलग हो गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। यद्यपि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। इसकी जानकारी तत्कालीन राज्य सचिव रिजले द्वारा 1904 ईस्वी में कर्जन को लिखे गए उस पत्र से मिलती है, जिसमें उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। बंगाल उसमें भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था तथा बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले दो भागों में बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई। दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर फैलने पर चारों ओर विरोध स्वरूप अनेक बैठकें हुई, जिनके अधिकतर ढाका, मेमनसिंह और चटगांव में हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय आदि बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। विरोध के बावजूद कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हाल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल में असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले राजशाही, ढाका एवं चटगांव मिलाए गए। इसकी जनसंख्या कुल 3 करोड़ 10 लाख थी, जबकि क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान एवं 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल शामिल थे। इनकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें से 4 करोड़ 50 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। इस प्रांत का कुल क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि बंगाल को विभाजित कर अंग्रेज इसकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। अगले दिन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कुछ ही घंटों के भीतर आंदोलन के लिए 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का संदेश पूरे देश में फैला। तिलक व उनकी पुत्री केतकर ने महाराष्ट्र में इसका प्रचार किया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर खां ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उत्तर भारत में रावलपिंडी, कांगड़, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। बंग भंग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन से मिली और औरतों ने विदेशी चूड़ियाँ पहनना व विदेशी बर्तन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि महंतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेने से इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयं सेवी संगठन की मदद ली। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति। वारिसाल के एक अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित हुई इस समिति को 159 शाखाएं फैली हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों आदि का भी सहारा लिया। इस आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया।
स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की रही। बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव कार्लाइल ने कलेक्टर के पास पत्र भेजा कि वे कॉलेजों से कहें कि छात्रों को आंदोलन में भाग न लेने दें, नहीं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। विश्वविद्यालयों से कहा गया कि ऐसी संस्थाओं की मान्यता वापस ले लें। इस पत्र को कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के कारण सरकारी स्कूलों का बहिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। छात्रों को कॉलेजों से निकालने तथा जुर्माना लगाने के कारण उन्होंने सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की, जिसके सचिव छात्र नेता सचिंद्र प्रसाद बसु चुने गए। एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने छात्रों को संगठित करने और स्वदेशी आंदोलन में छात्रों को उतारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य डांस सोसाइटी ने किया। यह विद्यार्थियों का संगठन था, जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर 14 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल में नेशनल कॉलेज ऑफ स्कूल की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन को सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। बंगाल साहित्य, विशेषकर काव्य के लिए यह स्वर्ण काल था। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुंद दास, सैयद अबू मुहम्मद के लिखे गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर ने आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय आदि की सफलता ने आंदोलन को और मजबूत बनाया। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। पहली बार औरतें घर के बाहर निकली, प्रदर्शन में भाग लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी। परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल वारिसाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। बहुसंख्यक मुसलमान ने, विशेषकर खेतिहर मुसलमान ने इसमें भाग नहीं लिया। उस समय बंगाल के अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों का उपयोग सांप्रदायिकता के जहर को घोलने में किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन के विरोध के रूप में किया गया। बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन अपने तत्कालीन लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहा, क्योंकि इस अवसर पर बंगाल का विभाजन समाप्त नहीं किया गया। फिर भी आंदोलन के दूरस्थ लाभ अवश्य प्राप्त हुए। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी हुई और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के बीच आंदोलन के सभी बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या निर्वासित कर दिए गए। इस प्रकार यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। जब सरकार ने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का दमन करने का प्रयत्न किया, तब उसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जो भावी संघर्ष का बीज बोकर ही खत्म हुआ। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन जताया। उग्रवाद दल के नेता तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाना चाहा।
1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। बंग भंग के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचार के नेताओं की पकड़ मजबूत होने लगी और जहां उदारवादी नेता हिंसा का विरोध करते थे, वही उग्रवादी हिंसा के समर्थक थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आया, परंतु दादा भाई नौरोजी के प्रयास से यह मतभेद दबा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के मध्य चल रहे मतभेदों के परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेता अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा किया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अरुंडेल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, इसे अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी कहते हैं। तत्कालीन वायसराय मिंटो सेकेंड ने राजनीतिक सुधारों के लिए विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 ईस्वी में अरुंडेल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया।